हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडगा। मैं आप लोगों के लिए ना कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाया हूँ, कुछ चैप्टर्स के, कुछ टॉपिक्स के, जहाँ पर स्टूडेंट फंसते हैं। जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर है, ठीक है, ये है। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसके मैं हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ, जिन टॉपिक्स में स्टूडेंट फंसते हैं, जहाँ वो फंस रहे हैं, जहाँ उन्हें दिक्कत आ रही है, ठीक है, उनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स है। ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे और मैं गूगल ड्राइव में भी इसको अपलोड कर दूंगा। ये सर जो अभी जनवरी स्टूडेंट है या आगे वाले स्टूडेंट, सबके लिए ये काम का है सर। विद अमेंडमेंट ये नोट्स रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, बहुत अच्छे से मैं आपको शॉर्ट में, क्रिस्प में, टू द पॉइंट चीजें समझाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में जो छोटे छोटे पॉइंट्स पे डाउट आ रहे हैं वो खत्म हो जाए। ठीक, लेट्स स्टार्ट सर। सबसे पहले आप समझो, हम जब वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम सिंपल इसलिए पढ़ते हैं, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, हम इसलिए पढ़ते हैं सर, हमारा पर्पस ये है सर कि हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू पता करना है। सर क्यों ट्रांजैक्शन वैल्यू पता करना है? क्योंकि हमें ये पता करना है किस अमाउंट पे जीएसटी चार्ज होगा। ये क्लियर है सर? क्योंकि अगर अमाउंट गलत हुई, जीएसटी गलत चार्ज किया गया, तो हमारे खिलाफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, सब चीजें होना चालू हो जाएगी। ठीक। अब जब हम क्या लेते हैं, ट्रांजेक्शन वैल्यू लेते हैं। एज पर सेक्शन 15(1) हम ट्रांजेक्शन वैल्यू लेते हैं सर, वैल्यू सप्लाई चैप्टर के लिए। और कोई भी गुड्स के सप्लाई के लिए हम क्या लेते हैं? ट्रांजेक्शन वैल्यू। हमेशा याद रखना, क्या लेते हैं? ट्रांजेक्शन वैल्यू। क्वेश्चन में अगर मार्केट वैल्यू या कोई और वैल्यू देगा ना, कंफ्यूज नहीं होना, हमें क्या लेना है? ट्रांजेक्शन वैल्यू। अब ये जो ट्रांजेक्शन वैल्यू, उसमें कुछ चीजें इंक्लूड करते हैं और कुछ एक्सक्लूड करते हैं। इंक्लूड में आओ, सबसे पहला है इंक्लूड में, हम कोई भी टैक्सेस अदर देन जीएसटी इंक्लूड करते हैं। अदर देन जीएसटी इंक्लूड करते हैं, जीएसटी के टैक्स को इंक्लूड नहीं करते। मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये सब इंक्लूड नहीं करते अगर वो सेपरेटली चार्ज किए गए। सेपरेटली चार्ज मतलब बिल में अलग से शो किए गए। अगर बिल में अलग से शो किए तो आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे, बिल में अलग से शो नहीं किए तो वैल्यू में इंक्लूड करोगे। ये बात समझ आई? अब अदर टैक्सेस कौन से हो सकते हैं? आपको एग्जाम में मिलेगा म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स। कोई भी अलग दूसरा कोई भी टैक्स दिखा अदर देन जीएसटी, आप वैल्यू में ऐड कर देना। क्रिस्टल क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर। आपको एक्साइज भी मिल सकता है। हाँ, टीसीएस ऐड नहीं करना, ध्यान रखना, टीसीएस ऐड नहीं करना, टीसीएस में गड़बड़ नहीं कर देना सर, टीसीएस ऐड मत करना, ठीक है। बाकी म्युनिसिपल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय टैक्स, जो भी दिखेगा सब ऐड कर देना। क्रिस्टल क्लियर? दूसरा सर, ये पॉइंट समझो, ऐसा कुछ अमाउंट है जो सप्लायर को किसी को पैसा कब पे करना था, सप्लायर ने पैसा नहीं पे किया, रिसिपिएंट ने पैसा पे किया। सर नहीं समझ आ रहा है? एकदम सिंपल, एक एग्जाम्पल ले लो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल कहाँ लिखूं मैं? ठीक है, यहीं लिख लेता हूँ, छोटा सा लिखता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है ना। देखो, ए सप्लायर है, ठीक है, बी रिसिपिएंट है और सी एक पर्सन है, ठीक है। ए को पैसा सी को देना था किसी भी चीज का, ठीक है, कोई भी चीज का। ए ने क्या बोलते हैं, बी को बोला भाई मैं पैसा नहीं देता, मेरे बदले तू दे दे इस चीज का पैसा। तो इस केस में अगर सप्लायर के बिहाफ में अगर रिसिपिएंट ने कोई ऑब्लिगेशंस पूरे किए, तो उस केस में सर जितना रिसिपिएंट पे करता है सप्लायर के बिहाफ में, वो आप क्या करते हो? वैल्यू में इंक्लूड करते हो, ठीक है। आराम से, जो भी रिसिपिएंट पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, आप उसको वैल्यू में इंक्लूड करते हो। जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो सकते हैं, सेलिंग कमीशन हो सकता है, ठीक है। बट अगर रिसिपिएंट अपने नाम से ओन अकाउंट पे अगर कोई खर्चा इंकर करता है, ठीक है, सप्लायर के बोलने पे नहीं, खुद से कोई खर्चा इंकर करता है, तो उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते। ओन अकाउंट, खुद से वैल्यू में अगर, मतलब रिसिपिएंट अगर खुद कोई खर्चा करता है तो उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते। एकदम सिंपल समझो, एकदम सिंपल। आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपको समझ आ जाएगा सर। मान लो मैं सप्लायर, आप रिसिपिएंट, ठीक है। सर मैंने बोला अरे यार रिसिपिएंट, आप रिसिपिएंट हो ना, मैंने आपको बोला यार एक काम करो ना, मेरे बदले ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आप दे देना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का खर्चा मुझे देना चाहिए था, बट मैंने बोला मेरे बदले आप लोग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे दो, ठीक। तो अगर आप लोग मेरे बिहाफ में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे रहे हो, मेरे बिहाफ में, देखो ध्यान से सुनना, मैंने वर्ड क्या यूज किया, मेरे बिहाफ में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अगर आप लोग दे रहे हो तो वैल्यू में ऐड कर दो। क्रिस्टल क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब कहानी क्या हुई, ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं, ठीक। सर मान लो मैं सप्लायर, आप लोग रिसिपिएंट, ठीक है। आप लोगों को मैंने गुड्स दे दिया, अब आप लोग घर ले जाके उस गुड्स को अलग से कुछ भी कर रहे हो, सजा रहे हो,
कुछ भी कर रहे हो, अपने भी आप में कर रहे हो जो मेरा ऑब्लिगेशन नहीं था। आपको ना एग्जाम में ऐसा वर्ड मिलता है सर कि सप्लायर का ऑब्लिगेशन, ये वर्ड यूज करते हैं उन लोग, सप्लायर का ऑब्लिगेशन, सप्लायर के बिहाफ में, ये सब वर्ड यूज करते हैं सर। ठीक है, तो ये सब वर्ड यूज करेंगे तो वो खर्चा आप ऐड कर देंगे। ठीक है, और रिसिपिएंट अपने ओन अकाउंट, ये वर्ड यूज होता है सर, ओन अकाउंट, रिसिपिएंट ओन अकाउंट में कोई खर्चा कर रहा है तो उस केस में वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा, जिसका एग्जाम्पल मैंने सर बाइंग कमीशन दिया है। आई बात समझ, बैठा दिमाग में, क्रिस्टल क्लियर, बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। अगला है इंसिडेंटल एक्सपेंस, इससे रिलेटेड कभी कंफ्यूज नहीं होना, एकदम क्लैरिटी रखना। अगर कोई गुड्स डिलीवर हो रहा है, डिलीवर होने के पहले के कोई भी खर्चे, बिफोर डिलीवरी कोई भी खर्चे हो, बिफोर डिलीवरी कोई भी गुड्स को रिसिपिएंट तक डिलीवर करने से पहले के जो भी खर्चे हो, चाहे कमीशन हो, पैकिंग हो, इंस्पेक्शन हो, सर्टिफिकेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, आउटवर्ड फ्रेट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, मैंने जितने वैरायटी के खर्चे हो सकते थे ना सब लिख के दे दिए सर, सब। अगर बिफोर डिलीवरी ये सब खर्चे हो रहे, गुड्स को डिलीवर करने से पहले के खर्चे, ये सब ऐड कर लेना। आ रही बात समझ। अब एग्जाम में ना आपको ये दो टाइप से मिल सकता है सर क्वेश्चन में, कि सर एक पर्सन है जो एफओआर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है और एक एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। अगर कोई एफओआर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, ध्यान से सुनना सर, अगर कोई पर्सन है जो एफओआर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है सर, तो उस केस में आप फ्रेट और इंश्योरेंस दोनों खर्चा जोड़ेंगे। और सर अगर कोई पर्सन एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें कई सारे एफओआर कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट वो होता है सर जहां पर रिसिपिएंट सप्लायर को जाके बोलता है, सुन भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, सप्लायर और रिसिपिएंट, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। सप्लायर मुंबई का, दिल्ली का रिसिपिएंट है, ठीक है। सप्लायर रिसिपिएंट को बोलता है, सुन भाई, मैं तेरे पास माल डिलीवर नहीं कराऊंगा, तू माल ना मेरे फैक्ट्री से उठा ले, और फैक्ट्री से उठा तू अपना खुद ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इंकर करेगा, मैं तेरे को ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करके नहीं दूंगा। दैट इज कॉल्ड एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट। एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहां पर रिसिपिएंट सप्लायर के फैक्ट्री से माल उठा लेता है, तो उस केस में फ्रेट का खर्चा ऐड नहीं होता है, आप इंश्योरेंस का खर्चा तो ऐड करोगे सर, फ्रेट का खर्चा ऐड नहीं होता है, इंश्योरेंस का खर्चा तो आप ऐड करोगे। ये बात समझ आई। अगला है चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट। अब ये क्या होता है, बहुत सिंपल सर सप्लायर ने रिसिपिएंट को बोला, भाई सुन, मैं तेरे को माल बेच रहा हूं, 30 डेज में पैसा दे देना। अब वो आदमी सर दो बातें, 30 डेज में पैसा दे दिया, वेरी नाइस, नहीं दिया तो बात ये होती है, हम उसको बोलते हैं 30 डेज से जितना लेट होगा हम तेरे से क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब ये जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं इसके 2-3 नाम है, हम इसे इंटरेस्ट भी बोलते हैं, लेट फी भी बोलते हैं, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट भी बोलते हैं, 2-3 वर्ड यूज करते हैं हम। एग्जाम में कोई भी वर्ड मिल सकता है, हड़बड़ाना नहीं। अगर एग्जाम में लमसम लिखा रहे तो समझ जाना कि सर इसमें ना जीएसटी चार्ज हो चुका है, हमें जीएसटी अलग करना पड़ेगा। क्रिस्टल क्लियर हुआ। अगर लमसम वर्ड मिला लिखा हुआ कि सर चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट लमसम 5000, मतलब समझ लेना 5000 में जीएसटी इंक्लूडेड है, ठीक है। कितना परसेंट, आपको जीएसटी का परसेंट एग्जाम में देता है। और अगर लिख दिया कि सर सामने वाला लिखा है चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट 5000 बट हैज बीन वेव्ड बाय द सप्लायर, अगर वेव कर देगा तो वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना। और अगला, सर मान लो एग्जाम में कुछ दिया ही नहीं है, ना लमसम लिखा है ना वेव लिखा है, सिर्फ चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट 5000 लिख लिया है, तो हम क्या एज्यूम करें, तब आपको ये एज्यूम करना चाहिए कि जो डिलेड पेमेंट चार्जेस है उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी यही एजम्पशन लेती है सर। समझ आया बात, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ। आओ सर, सब्सिडी, इसको लेके बहुत डाउट है, एकदम सिंपल रखा करो सब्सिडी को, कोई टेंशन ज्यादा सोचो मत सर। सब्सिडी में अगर आपको ये लिखा हुआ मिला एग्जाम में कि डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, मतलब सब्सिडी वैल्यू में से रिड्यूस हो चुकी है, चाहे प्राइवेट की हो चाहे गवर्नमेंट की हो, ठीक है। प्राइवेट की सब्सिडी आपने रिड्यूस करी, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट की सब्सिडी गवर्नमेंट की सब्सिडी रिड्यूस करी, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट की सब्सिडी आपने रिड्यूस करी, नहीं करना चाहिए था, आप वापस ऐड कर लो। समझ आया, मैंने देखो लिख के भी दिया है सर। अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी आप रिड्यूस कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट की रिड्यूस नहीं करना चाहिए था, आपने रिड्यूस कर दी, ऐड कर लो। सर मान लो अगर डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस नहीं दिया हुआ हो तो फिर ढूंढना, ये लाइन दिया होगा सर, प्राइस इज नेट ऑफ सब्सिडी,
मतलब सब्सिडी वैल्यू में से माइनस हो चुकी है। सर ये भी ना दिया हो तो कई बार ये देता है वैल्यू इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी। आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी मतलब सब्सिडी माइनस हो चुकी है सर, ये बात समझ आई। इतना ही देगा। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो कि सब्सिडी, सिर्फ सब्सिडी लिखा हुआ है, ना लिखा है डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस भी नहीं लिखा है, प्राइस इज नेट ऑफ सब्सिडी भी नहीं लिखा है, तो फिर सर सिंपल सी बात है, चेक करो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ दिया हुआ है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी सब्सिडी के बारे में कुछ नहीं दिया है तो सिंपल है सर कि जो वैल्यू दी हुई है उसमें सब्सिडी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, आपको करना है। आपको करना है तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट की सब्सिडी लेस करते हैं, प्राइवेट की सब्सिडी को कुछ मत करना। सर क्यों कुछ नहीं करना, क्योंकि पहले से माइनस नहीं हुई है सर, हम प्राइवेट की सब्सिडी माइनस करना अलाउड नहीं होता, तो जब वो वैल्यू में पहले से माइनस ही नहीं हुई है तो क्यों दोबारा कुछ करने जाओगे सर, उसको कुछ करना ही मत प्राइवेट की सब्सिडी को। समझ आई बात, कहानी समझ आई। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन में आता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट को लेके बहुत सिंपल है सर, सर डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई रहा तो आप रिड्यूस कर देना, पर याद रखना एग्जाम में ये चीज ढूंढना सर कि डिस्काउंट सेपरेटली शोन है कि नहीं। अगर सेपरेटली शोन नहीं होगा तो डिस्काउंट आप माइनस नहीं कर सकते, ये चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे सर, ठीक है। अब जो भी गुड्स की वैल्यू दी हुई है उससे परसेंटेज मल्टीप्लाई करते हैं और अपन डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, यही कहानी होती है सर। अब एक एक्सट्रीम केस है, एक्सट्रीम केस, ये थोड़ा सा ना एक्सट्रीम केस है। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ गुड्स दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, किसी क्वेश्चन में आपको कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ गुड्स दिया हुआ है, इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू है उसके बाद जो नीचे इंक्लूजन्स दिए होंगे, प्लीज ध्यान से सुनो क्योंकि मेरे क्वेश्चन बैंक पे इसका क्वेश्चन है सर, कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू दी हुई है और नीचे इंक्लूजन्स दिए हुए हैं, तो आप क्या करोगे सर, ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू, प्लीज ध्यान से सुनो, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें स्टूडेंट को, जो वैल्यू है प्लस इंक्लूजन्स है, कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू कैसे बनी होगी सर, वैल्यू और जितने भी इंक्लूजन्स है, अगर कोई इंक्लूजन्स नहीं ऐड हुए होंगे तो वो इंक्लूजन्स को आप ऐड करोगे। प्लीज ध्यान से सुनो, कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू दी हुई होगी क्वेश्चन में, फिर कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू के नीचे लिखा होगा एंड इंक्लूड्स, इंक्लूड्स मतलब ये सब चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, और उसके बाद एडिशनल दिया रहता है, कई बार एडिशनल में ये दिया रहता है कि ये वाला इंक्लूजन नहीं हुआ है तो उस इंक्लूजन को ऐड करना, उस इंक्लूजन को ऐड करना, उस इंक्लूजन को ऐड करना, ऐड करना, उसके बाद डिवाइडेड बाय 118, अगर 18% दिया होगा तो डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 करना, तब वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू आएगी उसमें डिस्काउंट माइनस करना, ठीक है। ये करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी और इस वैल्यू पे आप डिस्काउंट माइनस करोगे सर, समझ आई बात। ये एक्सट्रीम केस है जब एग्जाम में कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू, मेरे क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा है सर, ठीक है, जरूर जरूर देखना है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू के केस में क्या करना है सर। क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है इंक्लूड्स, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू में ये सब चीजें इंक्लूडेड है, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक दो खर्चे दिए हुए, ठीक है, एक दो खर्चे जो दिए हुए अगर वो इंक्लूडेड नहीं है तो आप उसको इंक्लूड करना, ठीक है, फिर डिवाइड करना जीएसटी के परसेंटेज से और इंटू 100 करके वैल्यू निकालना, वैल्यू निकालने के बाद फिर माइनस करना डिस्काउंट। समझ आई बात। बेटा दिमाग में यही एक पॉइंट है जहां पर गड़बड़ होने के मेरे को लगता है चांसेस है, इन केस अगर एक्सट्रीम एग्जाम में पूछा तो। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, इससे रिलेटेड एक बात ब्लड में बैठा लो, जब तक ये तीनों चीजें नहीं मिलेगी ना माइनस मत करना, तीनों चीजें दिखनी चाहिए हमें, एग्रीमेंट, लिंक टू द इनवॉइस और आईटीसी रिवर्स, तीन में से एक भी चीज नहीं दिखी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, ब्लड में बैठा लो ये बात, ठीक है। तभी इसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए, स्टैगर्ड डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट डिडक्ट कर सकते हो, सेकेंडरी डिस्काउंट मत डिडक्ट करना, नो क्लेम बोनस रहेगा तो उसको डिडक्ट कर लेना। समझ आया। ये वैल्यू सप्लाई इतना ही है सर, इतना ही, आखिरी दिन आप रिवाइज करके चल जाओ, सब हो जाता है सर। इस नोट्स, ये नोट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे सर, ठीक है। चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, थैंक यू।